आज हम डिस्कस करेंगे दी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी 2002 एक्ट, जिसे हम सरफेसाई एक्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर बैंक्स के पास पावर है कि वो अपना अगर कोई लोन नहीं पे करता है तो बैंक्स उसके एसेट को सेल कर सकती है, लीज कर सकती है, उस बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे सरफेसी एक्ट को कि ये है क्या और ये कहाँ पे एप्लीकेबल और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले सरफेसी एक्ट जो है वो सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं उसमें बैंक कोई ना कोई चीज़ मॉर्गेज करके अपने पास रखता है। जो चीज़ बैंक अपने पास मॉर्गेज करके रखता है वो उसका एसेट होता है। जैसे मॉर्गेज किया हाउसिंग लोन में जो हाउस है जिसको बैंक ने जिसको रख के एज ए सिक्योरिटी बैंक ने अपने पास हाउस रख के बैंक ने लोन दिया। तो जो सरफेसी एक्ट में जब वो बंदा पेमेंट नहीं करेगा, बोरर पेमेंट नहीं करता, तो सरफेसी एक्ट में बैंक के पास राइट है कि वो उस जो सिक्योर्ड लोन है, जो वो प्रॉपर्टी रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। उसका प्रोसीजर है वो धीरे धीरे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हम बैंक्स की पावर डिस्कस करेंगे, बैंक्स के पास क्या पावर है। ये जो एक्ट है ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था 2002 में, और 2002 से पहले बैंक्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती थी कि बैंक्स 13(2)(13)(4) के ये जो नोटिस निकालता है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 सरफेसी एक्ट, उसमें बैंक्स के पास पावर है नोटिस निकालने की। फिर सिंबॉलिक पोजेशन लेने की बैंक्स के पास पावर है। सेक्शन 13(4) में बैंक्स के पास पावर है कि वो जो भी प्रॉपर्टी है उसका सिंबॉलिक पोजेशन भी ले सकती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे बैंक करता है। जैसे बैंक से बंदे ने लोन ले लिया, बोरर ने लोन जब लिया तो उसने ये तो है नहीं कि उसी समय वो अपना रीपे करना बंद कर देगा। कुछ ईएमआई शुरू में ही बंद कर देते हैं, कुछ ईएमआई बाद में बंद करते हैं। तो बैंक ने एक सिस्टम बनाया कि उसके जो अकाउंट्स हैं उसे एसेट, जिसे हम एसेट कहते हैं, बैंक का एसेट है, जो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं बैंक के, जैसे जो लोन है, जो बंदा रेगुलर लोन पे कर रहा है तो उसे बैंक कहता है ये हमारा स्टैंडर्ड एसेट है। मीन्स बढ़िया एसेट है, ये बंदा बढ़िया है, ये ईएमआई रेगुलरली बैंक को दे रहा है, तो बैंक उसे स्टैंडर्ड एसेट मानता है। उसके बाद कुछ अकाउंट्स को वो स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं, SMA 0 होता है। अगर फर्स्ट डे से लेके 30 डेज के बीच में कोई बंदा इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दे तो उसे SMA 0 अकाउंट में बैंक उसे SMA 0 अकाउंट डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद आता है SMA 1। अगर 30 दिन से लेके 60 दिन के बीच में, विद इन 1 मंथ से स्टार्ट करके 1 महीने से लेके 60 दिन के बीच में अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उसे SMA 1 अकाउंट कहते हैं। बैंक उसे SMA 1 अकाउंट डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद आता है SMA 2 अकाउंट। अगर कोई 60 दिन से लेके 90 दिन, 3 महीने तक, अगर इसके बीच में, दूसरे और तीसरे महीने के बीच में 60 दिन से लेके 90 दिन के बीच में अगर कोई बैंक को पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उसे SMA 2 अकाउंट डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद अगर सपोज किसी बंदे ने 90 डेज हो गए और ईएमआई अपनी नहीं भरी, 3 महीने हो गए उसको ईएमआई उसने नहीं भरी, तो बैंक उसके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देगा। जब बैंक उसके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देगा तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
तो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मींस बैंक ने बंदे को पैसे दिए, बोरर ने पेमेंट दी, लेकिन उसने बैंक को ईएमआई देना बंद कर दिया। जब ईएमआई देना बंद कर दिया, बैंक को उससे कोई बेनिफिट होना बंद हो गया। तो बैंक को बेनिफिट नहीं हुआ, बैंक के पैसे डूबने शुरू हो गए, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक डिक्लेयर कर देता है। अब जब कोई अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसके बाद बैंक बंदे को एक नोटिस निकालता है, उसे कहता है जी आप आओ, अपना अकाउंट सेटल करो, अपना अकाउंट रेगुलराइज करो। कुछ लोग आ जाते हैं, बोरर आ जाते हैं, वो अकाउंट को रेगुलराइज कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, अकाउंट दोबारा से ठीक हो जाएगा, ठीक चलने लग पड़ेगा। अब कुछ बोरर ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो पेमेंट नहीं है, हम पेमेंट नहीं देंगे। कुछ जो नहीं पेमेंट देते, वो अगर वो विदिन 90 डेज से लेके 1 साल तक, विदिन 12 मंथ अगर वो पेमेंट नहीं देते हैं, तो बैंक उस अकाउंट को सब स्टैंडर्ड अकाउंट डिक्लेयर कर देगा, उस लोन अकाउंट को सब स्टैंडर्ड अकाउंट डिक्लेयर कर देगा। अब अगर उसके बाद भी 12 मंथ बीत गए, फिर भी बंदे ने पेमेंट नहीं की, कोई ईएमआई नहीं भरी, कुछ नहीं भरा, तो बैंक उसको डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में ले लेगा कि बैंक को डाउट है, बंदा पता नहीं पेमेंट देगा कि नहीं देगा। बैंक बोरर को डाउटफुल कैटेगरी में ले लेता है, उस अकाउंट को डाउटफुल में ले लेता है। अब उससे भी आगे चले, व्हेन बैंक नोज दैट बोरर इज नॉट विलिंग टू पे दी डिक्लेयर्ड पे दी लोन, जब बैंक को पता ही लग गया कि ये बोरर तो पेमेंट देगा ही नहीं, तो बैंक उसको उस अकाउंट को या उस एसेट को लॉस एसेट में डिक्लेयर कर देगा कि ये तो हमारा लॉस एसेट है, ये बैड डेप्ट हो गया बैंक का, तो उसको वो उसमें लॉस में रख लेगा। और उसके बाद वो सरफेसी एक्ट के अंदर इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, बैंक रिकंस्ट्रक्शन, कुछ कंपनीज है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो सबसे पहली कंपनी बनी थी ARCL, इसे प्रमोट किया था ICICI बैंक ने, IDBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये कुछ कंपनीज होती हैं, ये कहती हैं जी आपको तो ये बंदा पेमेंट दे नहीं रहा, तो ये अकाउंट आप हमें दे दो, हम इस बंदे से अपने आप पेमेंट प्रेशर डालेंगे और पेमेंट रिकवर करेंगे। पेमेंट रिकवर करेंगे तो हम बैंक को दे देंगे। कई बार वो पेमेंट पहले ही बैंक को दे देती हैं और एसेट को परचेज कर लेती हैं। कई बार वो ऐसे परचेज नहीं करती हैं, वो अपना बैंक से ले लेती हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और आगे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक दे देता है कि आप इसके साथ डील करो जी, हमें तो पेमेंट चाहिए, हमें पेमेंट डाल के दो। अब कंपनी जो है, कोई भी ऐसे ARCL तो खोल नहीं सकता, उसकी नेटवर्थ RBI के अकॉर्डिंगली 100 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, तब वो ARCL कंपनी खोल सकता है। अब ARCL कंपनी के अपने प्रोसीजर हैं, वो उसके अंडर चलेगी। हम सिंपल अपनी बात करें सरफेसी एक्ट की, तो सरफेसी एक्ट में बैंक पहले तो आपको नोटिस देगा, सिंपल नोटिस देगा, एडवोकेट के थ्रू, एम्पैनल्ड एडवोकेट्स होते हैं बैंक के, उनके थ्रू वो नोटिस देगा। तो उसमें वो लिखेगा कि आपका अकाउंट NPA हो गया है, इसे आके रेगुलराइज करा लो, नहीं तो हम आगे प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। उसके बाद अगर बंदा फिर भी पेमेंट नहीं देता, बोरर फिर भी पेमेंट नहीं देता, तो सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में सरफेसी एक्ट का नोटिस निकलेगा बोरर को कि ये आप आगे पेमेंट दो, नहीं तो हम सरफेसी एक्ट के अंडर आप पे जो भी प्रोसीडिंग बनती है वो प्रोसीडिंग करेंगे। उसके बाद सपोज फिर भी बंदा नहीं आता, फिर भी पेमेंट नहीं देता, 13(2) मतलब सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 60 दिन बीत जाते हैं, फिर भी पेमेंट नहीं देता, तो बैंक के पास पावर है कि वो सेक्शन 13(4) 13 सब सेक्शन 4 में
सिंबॉलिक पोजीशन ले सकता है। तो सिंपल आपने समझा कि ईएमआई अगर 3 महीने में डिपॉजिट नहीं कराई तो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर नोटिस आएगा। रेगुलर नोटिस के 60 दिन तक भी फिर पेमेंट नहीं दी तो सेक्शन 13(2) में सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा। सरफेसी एक्ट के नोटिस आने के बाद भी अगर फिर भी पेमेंट नहीं की तो सेक्शन 13(4) सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक सिंबॉलिक पोजेशन प्रॉपर्टी का ले लेगा। सिंबॉलिक पोजेशन लेने के बाद बैंक के पास पावर है उसे ऑक्शन करने की। बैंक उसकी ऑक्शन की प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। तो बोरर के पास अब क्या राइट है? बोरर के पास राइट है कि वो जैसे ही सरफेसी एक्ट के अंदर 13(2) में उसको नोटिस आता है तो उसके पास 15 डेज का टाइम है कि वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करे। 15 डेज के अंदर अंदर बैंक के पास अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करे कि ये मेरे ऑब्जेक्शन है, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं की। और अगर 15 डेज में बैंक सेटिस्फाई हो जाता है कि ये आपके ऑब्जेक्शन जो भी आपने फाइल किए ठीक है, तो वो सरफेसी एक्ट का जो नोटिस आपको भेजा उसे कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर देगा, आपको टाइम और मिल जाएगा, बोरर को टाइम और मिल जाएगा। बोरर के पास टाइम आ गया, वो फिर से अपने अकाउंट को रेगुलराइज कर सकता है, दोबारा से शुरू हो गया। अगर बैंक सेटिस्फाई नहीं हुआ, बैंक ने आपके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दे दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर, हम तो सरफेसी एक्ट के अंदर ही प्रोसीड करेंगे, तो विद इन 45 डेज बोरर के पास राइट है कि वो DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT हमारे इंडिया में DRT 38 है और DRAT डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल वो 5 है। तो उसमें वो सबसे पहले वो DRT में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो इसके लिए बना एक्ट के लिए, जिसमें डिसाइड होता है कि बैंक को पेमेंट मिलेगी या बोरर ने पेमेंट देनी थी या नहीं देनी थी, जो भी वो डिसाइड करेगी, कोर्ट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। उस ट्रिब्यूनल के पास जाके बोरर के पास टाइम है 45 डेज का, जाए वहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल करे और स्टे ले ले। अगर वो स्टे ले लेता है तो बैंक को वहाँ पे जाके उसका रिप्लाई देना होगा कि ये प्रोसीडिंग थी, ये ऐसे ऐसे इसने लोन लिया था, ऐसे नहीं दिया, तो वो स्टे वेकेट कर देगा। जज स्टे वेकेट कर देगा, बैंक की फेवर में फिर से केस आ जाएगा। ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं टाइम लेने के लिए कि टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम वो उनको और मिल जाएगा, वो अपना जो भी है पेमेंट इकट्ठी करेंगे और बैंक को दे देंगे और अपनी प्रॉपर्टी जो भी बैंक उसे ऑक्शन करने जा रहा है उसे बचा लेंगे। अगर लेकिन वो DRT में जाने के लिए हमें 70% ऑफ द लोन अमाउंट वो लोन की जमा करवानी पड़ती है। बोरर हैव राइट टू गो टू DRT बाय फाइलिंग ऑब्जेक्शन एंड गेट स्टे ऑर्डर फ्रॉम DRT बाय डिपॉजिटिंग 70% ऑफ द लोन अमाउंट इन starting, but now this amount is waived in 2004 if borrower not satisfied with the order of DRT, then by depositing 50% of the loan amount he has a right to go for DRAT डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है। पहले था 2004 से पहले के 70% पैसे जमा करवाओ फिर ही जा सकते हैं, लेकिन अब वो वेव कर दिया, कोर्ट ने वेव कर दिया। अब अगर DRT का डिसीजन आपको ठीक है, ओके है, वेल एंड गुड, नहीं है 50% पैसे जमा कराओ और जाओ DRAT के लिए, DRAT में फाइल करो, लेकिन DRAT का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये तो प्रोसीजर है इसका सरफेसी एक्ट का, मैंने बोरर के लिए भी समझा दिया और जो बैंक्स के लिए है वो भी मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा इसको
हम ऑक्शन का भी प्रोसीजर समझ लें।